नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे क्वेश्चंस की जो कि भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 15 क्वेश्चन के माध्यम से आप आसानी से 40 से 50 क्वेश्चन सीख जाएंगे। और इससे पहले मैंने भू राजस्व व्यवस्था डिटेल में पढ़ा भी दी है, तो एक क्विक सेशन होगा, यानी जल्दी से जल्दी हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था इकट्ठा करने की पंचशाला पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। मैं बता देता हूं, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचशाला बंदोबस्त की शुरुआत की। हालांकि इसका नाम इजारेदारी प्रथा है और इजारेदारी प्रथा के ही दो हिस्से हैं, यानी ठेके पर भूमि नीलाम की जाती थी इजारेदारी प्रथा में। और इसमें शुरुआत में 1772 में इसमें 5 वर्ष के लिए किया गया, तो इसे पंचशाला बंदोबस्त कहा गया और ये चलती है 1777 तक। फिर 1777 से इसको 1 वर्षीय कर दिया गया, तो इसको कहा जाता है सालाना बंदोबस्त। तो ये पंचशाला बंदोबस्त या सालाना बंदोबस्त किससे जुड़े हुए हैं? इजारेदारी प्रथा से जुड़े हुए हैं। और ये जो सालाना बंदोबस्त है ये 1777 से 1790 तक चलता है। और 1790 में आकर कॉर्नवालिस ने एक भू राजस्व की नई व्यवस्था शुरू कर दी और उन्होंने 10 वर्षों के लिए वो शुरू की थी। और 10 वर्षों के लिए जो शुरू की गई थी उसी को 1793 में स्थायी कर दिया गया, 22 मार्च 1793 को। और यहीं से शुरुआत होती है स्थायी बंदोबस्त की, या जिसे आप इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, उसकी शुरुआत 1793 में हो जाती है। तो ये इजारेदारी प्रथा के 2 भाग हैं, पंचशाला और सालाना। पंचशाला बंदोबस्त के स्थान पर भू राजस्व की सालाना बंदोबस्त की नीति कब शुरू की गई? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 1777 में। 1772 में शुरू होती है, 5 साल चलती है, एक ही बार चलता है पंचशाला बंदोबस्त, उसके बाद में सालाना बंदोबस्त शुरू कर दिया जाता है, यानी 1 साल के लिए भूमि नीलामी करके और ठेके पर दी जाती थी। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्न में से किस भूमि व्यवस्था से है? तो इसका उत्तर होगा इस्तमरारी, या इसको आप क्या कहेंगे, स्थायी बंदोबस्त। इस्तमरारी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, जागीरदारी एक ही बात है। तो स्थायी बंदोबस्त की जो नीति है उसमें सूर्यास्त का नियम था कि यदि जो जमींदार है, जो निर्धारित समय दिया गया है, तारीख दी गई है, उसके सूर्यास्त तक यानी शाम तक, सूर्य छिपने से पहले, सूर्य के अस्त होने से पहले यदि वो अपना राजस्व जमा नहीं करवाता है कंपनी को, तो उसकी जागीरदारी है वो छीन ली जाएगी। तो ये सूर्यास्त का नियम इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स नाम आता है, वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के विलियम पिट द यंगर, विलियम पिट, और इनको द यंगर कहा जाता था, द यंगर। उनके YOUNGER, उनके नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इसमें इनको सलाह दी जाती है कि आप बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध कीजिए, ये जो 1-1 साल का बंदोबस्त चल रहा है इसको बंद कीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दरों की समीक्षा हेतु कितने वर्षों का समय निर्धारित किया गया था, यानी कितने सालों बाद भू राजस्व की दरों को संशोधित करना था? तो ये इसका आंसर होगा 30 वर्षों के लिए। जो इस्तमरारी है, स्थायी बंदोबस्त है, उसमें तो स्थायी हो गया, हमेशा के लिए हो गया। और जो महालवाड़ी है उसमें मतलब अलग अलग है, कभी 20 वर्ष है, कहीं पर 30 वर्ष है, वो अलग अलग है। रैयतवाड़ी में फिक्स है 30 साल, तो ये 30 साल वाला समय है, आप रैयतवाड़ी के लिए याद रखेंगे। ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई? ये तो आसान क्वेश्चन है, 1792 में मद्रास के 12 महल डिस्ट्रिक्ट से। 1792 में मद्रास में 12 महल से इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत करने वाले आप जानते हैं कर्नल रीड और मुंद्रो हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू नहीं थी? बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर और बंबई। तो बंबई में मद्रास वाली ही प्रणाली चलती थी, यानी रैयतवाड़ी चलती थी, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त नहीं चलता था। और रैयतवाड़ी बंबई में 1825 में लागू की गई, जब एल्फिंस्टन बंबई का गवर्नर हुआ करता था। बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, इसके अलावा बंगाल में, यूपी के बनारस में भी, वहां पर स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी जो प्रणाली है वो चलती थी। 8वां क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य वाले बताने हमें। इस्तमरारी यानी इसे आप स्थायी बंदोबस्त समझेंगे। स्थायी बंदोबस्त में इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, पहला कथन ही यही है। इसमें भूमि का स्वामी जमींदार को माना जाता था, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जमींदार, और इस पर विवाद भी हुआ था कि भूमि का स्वामी है वो जमींदार को माना जाए या नहीं माना जाए, इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा आगे। इसमें लगान की दर हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई, बिल्कुल, क्योंकि इसका नाम ही स्थायी बंदोबस्त है। इसमें सरकारी अधिकारियों को कर वसूली में लगाया गया नहीं,
कर वसूलने का काम जमींदार का है। सरकारी अधिकारियों को कर वसूली का काम छोड़कर अन्य कामों में लगाया गया, उनको प्रशासन संभालने में लगाया गया। यानी सरकारी कर्मचारियों का काम अब टैक्स वसूलना नहीं है, यानी जो भू राजस्व है उसको वसूलना नहीं है, भू राजस्व जमींदार वसूलेंगे। तो ये क्वेश्चन कथन गलत है, बाकी के 3 सही हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई प्रेसिडेंसी में कब लागू किया गया? तो मैंने आपको बताया था 1825 में लागू किया गया था। इससे संबंधित 3 डेट्स हैं। 1792 में सबसे पहले 12 महल से इसकी शुरुआत होती है। फिर 1820 में ये पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दी जाती है, जब मुनरो गवर्नर बनकर आता है। और मुनरो 1820 से 27 तक गवर्नर रहते हैं। 27 में इनकी भारत में ही मृत्यु हो जाती है। और 1825 में ये एल्फिंस्टन की रिपोर्ट, एल्फिंस्टन और एक जो चैपलिन है उनकी रिपोर्ट के आधार पर बंबई में भी लागू कर दी जाती है 1825 में। 10वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन कौन से कथन असत्य है रैयतवाड़ी के संबंध में? तो रैयतवाड़ी जो प्रजा से संबंधित है, सीधे किसान से जो डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है उससे संबंधित है। इसके जनक मुनरो व कैप्टन रीड थे, बिल्कुल 12 महल से शुरुआत होती है। इसमें सरकार व किसानों के बीच सीधा संपर्क था, हाँ सीधे एक सरकार किसानों से टैक्स लिया करती थी, जमींदार बिल्कुल इसमें बीच में नहीं थे। इस व्यवस्था में किसान जमींदारों के शोषण के शिकार हुए। जब जमींदारों का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है तो उनके शोषण का शिकार होने का मतलब ही नहीं होता, तो ये कथन असत्य है इसका। 1820 में इसे पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया 1792 से शुरुआत, 1820 में पूरे मद्रास में, 1825 में बंबई में लागू होता है। तो 1820 में पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया, ये कथन भी सही है। तो असत्य बताना है, तो असत्य तीसरा है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया बी। 11वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? मुनरो, कैप्टन रीड, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और होल्ट मैकेंजी। मुनरो, रीड और एल्फिंस्टन ये तीनों नाम जुड़े हुए हैं रैयतवाड़ी से। महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी के प्रस्ताव था, 1819 में इन्होंने प्रस्ताव दिया और इनके प्रस्तावों के आधार पर 1822 में इसे कानूनी रूप दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है मार्टिन बर्ड को, क्योंकि मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी व्यवस्था के कई सुधारों को उत्तर भारत में कार्यान्वित किया था, तो उनका योगदान था उसमें, इसलिए भू राजस्व व्यवस्था का जनक उत्तर भारत में किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था में सरकार डायरेक्ट किसान से भू राजस्व वसूलती थी? तो अभी मैंने आपको बताया था रैयत नाम किसमें है? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब प्रजा या सामान्य किसान, तो डायरेक्ट जो टैक्स है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार किसानों से लेती थी। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाने का विरोध किया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में भूमि का स्वामी माना गया जमींदार को। इसमें 2 विशेष अधिकारी थे बोर्ड के अंदर, जो जिनको नियुक्ति की गई थी रेवेन्यू बोर्ड में सलाह देने के लिए, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट। इसमें जॉन शोर ये चाहते थे कि जमींदार को ही भूमि का स्वामी माना जाए। जेम्स ग्रांट इसके खिलाफ थे, वो कहते थे कि जमींदार को जमीन का मालिक नहीं माना जाए, सरकार ही जमीन की मालिक हो। लेकिन कॉर्नवालिस ने इनकी बात को दरकिनार करते हुए जॉन शोर की बात मानी और जमींदार को भूमि का मालिक स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि विरोध किसने किया? तो जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया। 15वां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में जमींदार को भू राजस्व का कितना भाग प्राप्त होता था? तो इसका उत्तर होगा 1/11। 10/11 किसको मिलता था? कंपनी को मिलता था, और ये दोनों इससे संबंधित नहीं है। तो 1/11 जमींदार को मिला करता था, इसका सही आंसर है। हालांकि कुछ पुस्तकों में 1/10 दे रखा है, लेकिन अधिकांश जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसमें 1/11 मिलता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ जरूरी क्वेश्चन थे भू राजस्व व्यवस्था से, और ज्यादा समय मैं वीडियोस में लगाता ही नहीं हूं, आपको मालूम है। जल्दी जल्दी और जो जरूरी बातें हैं वो बताने का प्रयास करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए। धन्यवाद।